नमस्कार विद्यार्थियों, साहित्य अध्ययन मंत्र के इस मंच पर स्वागत है आपका। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। आने वाले परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए साहित्य अध्ययन मंत्र से। आप तो नेट, जेआरएफ, एमपी सेट या केवीएस, टीजीटी, पीजीटी ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो हिंदी साहित्य से देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आने वाले सत्रों से भी जुड़े रहिए और इस मंच पर आपको सारी सामग्री मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सत्र में हमने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों को देखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आदिकाल पर चर्चा की थी। आदिकाल में जो प्रथम कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्हें हमने पिछले सत्र में देखा है। संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि हमें हिंदी साहित्य में पढ़ना क्या क्या है, किन किन कालखंडों में विद्वानों ने इसे बांटा है। जो सर्वमान्य मत है उसी के अनुसार आज हम देखेंगे इसे किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसे आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि इसे विद्वानों ने किन किन कालखंडों में बांटा है उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हमें हिंदी साहित्य किस तरीके से पढ़ना है उसे हम लोग प्रत्येक कालखंड को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को कहा गया है आदि। विद्वानों ने इसके कई नाम दिए हैं हमें जो कि हम पिछले सत्र में देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वमान्य मतानुसार। इसका जो काल विभाजन है इसे देखते हैं। सबसे पहले आदिकाल, प्रथम कालखंड को कहा गया आदिकाल। जो आदिकाल नाम है यह दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसे हम लोग देख चुके हैं। अभी इसकी प्रवृत्तियों पर भी बात करने वाले हैं, इसे और विस्तृत रूप में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। आदिकाल हुआ, इसका दूसरा कालखंड था, दूसरा कालखंड भक्तकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के तृतीय कालखंड को कहा गया रीतिकाल। इन सबके नामकरण को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं और उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, रीतिकाल के बाद चौथा कालखंड जो आया है उसे कहा गया है आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल ने इसे ही कह दिया है गद्यकाल। ठीक है, यहां तक हुआ। अब देखिए दोस्तों, आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है, भक्ति काल को किन किन नामों से जाना जाता है, इसे देख लेते हैं कि किसने इसे क्या क्या नाम दिया है। एक संक्षिप्त रूप में हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले इनकी समय सीमा देख लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा मानी है 7वीं सदी से 14वीं सदी तक। भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है 14वीं सदी से 17वीं तक। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है 17वीं सदी से 19वीं सदी तक। ठीक है दोस्तों, एक साथ पढ़ने में आप लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति बहुत कम बनेगी, इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पर एक साथ सबको देख लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक कालखंड को हम लोग अलग अलग भी पढ़ने वाले। आधुनिक कालखंड जो था ये 19वीं सदी से प्रारंभ माना गया था दोस्तों, 19वीं सदी से, और यह वर्तमान तक है। लेकिन आधुनिक काल को भी 19वीं सदी से प्रारंभ, आधुनिक काल को भी कई सारे उप विभाजन में बांट दिया गया था। इसे भी हम लोग देखें प्रकार से विभाजित किया गया था, वो भी देख लीजिए। आधुनिक काल को किस प्रकार से विभाजित किया गया था। इसे आधुनिक काल के प्रारंभ था वो भारतेंदु काल कहलाया। अभी आप सिर्फ सब लोग नाम जान लीजिए, उसके बाद ये नाम क्यों दिए गए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारतेंदु काल, इसकी समय सीमा क्या मानी गई। हिंदू काल, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद द्विवेदी युग आया, द्विवेदी काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी काल रखा गया। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर
यह नामकरण नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। द्विवेदी काल 1900 से 18 ईस्वी। यहां मैं जो भी बिंदु लिख रही हूं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के बाद आया है छायावाद। छायावाद रहा है 1918 से 1936 ईस्वी। देखिए दोस्तों, छायावाद के बाद आया है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा मानी है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इसे हम पढ़ने वाले हैं आगे। प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय सीमा है 1943 से 1952 ईस्वी। प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता। नई कविता का समय है 1952 से 1960 ईस्वी। और 1960 के बाद जो कविता लेखन आया है उसे कहा गया है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता। इसकी समय सीमा है 1960 से 75। अब यहां देखने वाली बात है 1975 के बाद से जितने भी 1975 के बाद से जो भी लेखन कार्य किया गया उसे कहा गया समकालीन कविता। समकालीन कविता जो अभी वर्तमान में भी चल रही है 1975 से वर्तमान कह सकते हैं। 1975 से वर्तमान तक समकालीन कविता का समय माना गया है। अब यहां देखिए दोस्तों, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, ये सारे नामकरण करने के पीछे विद्वानों का क्या मत रहा हो। जैसे जैसे साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में प्रवृत्तियां बदलती गई, जो भी हमारा समाज था, जो भी सामाजिक घटनाएं हो रही थी उसको उसी के आसपास हमारा साहित्य लिखा जा रहा था। तो जब भी ये साहित्य लिखा जा रहा था, जैसे भारतेंदु का जो काल समय सीमा यदि देखी जाए भारतेंदु काल की, तो इस समय सीमा में जो खड़ी बोली थी वो ब्रज भाषा से खड़ी बोली की तरफ लेखन कार्य होने लगा। भारतेंदु काल में पद्य की भाषा तो ब्रज भाषा ही रही है, लेकिन गद्य की भाषा खड़ी बोली लेने लगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली पर काम किया और उन्होंने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था उसका मुख्य उद्देश्य भी यही था दोस्तों कि खड़ी बोली को आगे बढ़ाना और खड़ी बोली में ही साहित्य रचा जाना। और यहीं से फिर खड़ी बोली की शुरुआत होने लगी और उसके बाद लिखा जाने वाला जितना भी साहित्य था सब खड़ी बोली में ही आने लगा दोस्तों। इसके बाद ब्रज भाषा का प्रभाव कम से कम हो गया। मतलब कह सकते हैं कि ब्रज भाषा भारतेंदु काल तक पद्य रचनाओं में दिखाई देती थी। उसके बाद ब्रज भाषा का साहित्य बहुत कम मात्रा में दिखाई देने लगा, बहुत ही कम दिखाई देने लगा था। इसके बाद छायालेखन में जो भी बदलाव होते गए, परस्पर जो भी परिस्थितियां बदलती गई, सामाजिक परिस्थितियां बदलती गई, उसी के अनुसार हमारा साहित्य लिखा जाने लगा और उसी को ध्यान में रखते हुए इनका नामकरण भी समय समय पर परिवर्तित किया जाता रहा है। ठीक है, अब वापस आते हैं। देखिए आदिकाल को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने, चारण काल ग्रियसन ने और रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दो नाम दिए हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले सत्र में हम लोगों ने इसके नामकरण पर बात कर ली है। अब इसके बाद हम लोग भक्ति काल पर चलें। यदि भक्ति काल को देखा जाए, यहाँ हम सिर्फ अभी संक्षिप्त रूप में बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग इसके ऊपर विस्तृत चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। इसके अलग अलग प्रकरण पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आने वाले सत्रों में। आज हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में इसे देख रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ देखने पर हम देखेंगे कि भक्ति काल का जो समय है वह 14वीं सदी से 17वीं सदी तक माना गया है। अब इसे ही आचार्य शुक्ल ने भी अपने ग्रंथ में दो भागों में विभाजित करके बताया। आचार्य शुक्ल ने इसे निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दो भागों में विभाजित करके बताया है, निर्गुण भक्ति में और सगुण भक्ति में। वैसे ही रीतिकाल जब हम पढ़ते हैं तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को
तीन भागों में विभाजित करके अपनी पुस्तक में बताया है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो इस तरीके से समय समय पर इनका विभाजन से इनका उप विभाजन होता रहा है दोस्तों। तो जैसे हम देखें भक्ति काल को देखा जाए यदि, तो भक्ति काल को इसे देखते हैं, निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। अब देखिए दोस्तों, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, इन्हें भी आचार्य शुक्ल ने दो भागों में फिर से बांटकर अपने ग्रंथ में बताया है। तो देखिए, जो निर्गुण भक्ति धारा है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दो भागों में फिर से विभाजित कर देते हैं और इसमें प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी शाखा में बांटने वाले हैं आचार्य शुक्ल, और इसी को सूफी काव्य और संत काव्य कह देने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में बनते हैं बच्चों। और ज्ञानाश्रयी को सूफी संत काव्य कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ध्यान रखने की बातें हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको इस स्लाइड से देखने को परीक्षाओं में मिलेंगे। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं सब कुछ यहाँ लिख रही हूँ, और इसके बाद जो भी पंक्तियां बचती है, अलग अलग विद्वानों की पंक्तियां भी हम लोग एक सत्र में एक क्लास में देख लें। जो मुख्य बिंदु है अभी उन पर चर्चा कर लेते हैं। सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में रख दिया है। धारा हम देख लेते हैं, राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग भक्ति काल को विभाजित उपविभाजित करके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रेमाश्रयी शाखा के मुख्य कवि कौन से रहे हैं, ज्ञानाश्रयी के मुख्य कवि कौन से रहे, राम भक्ति काव्य धारा के मुख्य कवि कौन से हैं, कृष्ण भक्ति धारा के मुख्य कवि कौन से हैं। ठीक है, इन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद आता है रीतिकाल। अब रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का अतीत, उसमें रीतिकाल को ये तीन भागों में विभाजित करते हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ चलते हैं, आधुनिक काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी। भारतेंदु काल को किन किन नामों से जाना जाता है, द्विवेदी काल को किन किन नामों से जाना जाता है, किस विद्वान ने इन्हें क्या क्या नाम दिया है, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं भारतेंदु काल को किन नामों से जाना जाता है। भारतेंदु काल को, वहां स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहां लिख रही हूं, आप लोग समझ जाइए। भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहने वाले विद्वान डॉक्टर नगेंद्र है। नवजागरण काल कहने वाले रामविलास शर्मा है। पुनर्जागरण काल और नवजागरण काल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है, या फिर ऐसा प्रश्न बनता है, पुनर्जागरण कहने वाले, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण कहने वाले, पुनर्जागरण किसने कहा है, तो नगेंद्र ने, या फिर ऐसा बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसे दी, या पुनर्जागरण भारतेंदु काल को किस नाम से जाना गया है। नवजागरण में और पुनर्जागरण में बहुत कंफ्यूजन होता है, पूरा कंफ्यूजन क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नवजागरण काल के बाद भारतेंदु काल को ही कह देते हैं अभ्युदय काल का काल। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्विवेदी काल को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं द्विवेदी काल। डॉक्टर नगेंद्र भारतेंदु को पुनर्जागरण काल कह देते हैं और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी काल को ही कहते थे परिष्कृत काल, इसे कह देते हैं, चलिए लिखते हैं परिष्कृत काल। परिमार्जन काल, ये सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली कविता का प्रारंभिक काल। इसके बाद हम लोग देखेंगे छायावाद को किन किन नामों से जाना जाता है, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को, छायावाद को किन किन नामों से जाना जाता है। पुनर्जागरण का काल, इसके बाद इसे कह देते हैं खड़ी बोली कविता का स्वर्ण काल। तो जितने भी कालखंड रहे हैं ना हिंदी साहित्य में, उन सभी कालखंडों की अलग अलग विशेषताएं हैं। किस कालखंड में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, बोलचाल की भाषा कौन सी रही, साहित्यिक भाषा कौन सी रही, ये सभी भाषाओं के अनुसार किस तरीके से साहित्य लिखा जाने लगा। साम्राज्य, प्रगतिवाद को कहा जाता है राजनीतिक जागरण का काल। इसके बाद ये आज हमने एक संक्षिप्त रूप देखा है कि काल विभाजन में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जितने भी कालखंड है इनको हम लोग अगली क्लास में विस्तृत रूप से एक एक कालखंड को लेकर इसकी प्रवृत्तियां देखेंगे, इनके कवि देखेंगे और इनके कवि देखेंगे और ये नामकरण क्यों दिया गया, इसमें क्या साहित्य लिखा जा रहा था, किस तरीके से बदलाव हुए, परिस्थितियां किस तरह से परिवर्तित होती गई और बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किस तरीके से साहित्य में परिवर्तन होता चला गया, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे आदिकाल है, आदिकाल में हमें अभ्रंश भाषा का साहित्य मिला है। इसमें हमें सिद्ध, नाथ, रासो, जैन साहित्य, ये सारा साहित्य हमें आदिकाल में मिला है। तो इसमें हम लोगों ने प्राकृत भाषा और अभ्रंश भाषा, तो आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वो अभ्रंश भाषा में लिखा गया था। अभ्रंश भाषा को ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। वो आदिकाल में जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी और साहित्य की भाषा जो थी वो अभ्रंश भाषा में भी कई सारी भाषाओं का मिला जुला रूप देखने को मिला था और यही आगे चलकर अवहट्ट भाषा में परिवर्तित हुई और इस हमें जैसे हिंदी में देखने को मिला, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इसके बाद ऐसे कई सारी भाषाएं बनती चली गई। दोस्तों, भाषा का विकास कैसे होता चला गया वो भी हम लोग अलग से क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद है भक्तिकाल। भक्तिकाल में किस भाषा में साहित्य लिखा जाता था, इसमें अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में साहित्य मिलता है। वैसे ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो अवधी भाषा में साहित्य मिला है, ब्रज भाषा में भी रचनाएं मिली लेकिन अवधी का साहित्य ज्यादा इसमें प्रबल रूप में देखने को मिला था हमें। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जब अवधी भाषा जब जन भाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी तो साहित्य धीरे धीरे ब्रज भाषा में लिखा जाने लगा। तो आगे हम लोग देखेंगे रीतिकाल में अवधी भाषा का साहित्य बहुत कम मात्रा में देखने को मिला है, ब्रज भाषा में साहित्य ज्यादा लिखा जाता था। इसी कारण हम लोग रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, इस बात का भी स्मरण रखेंगे। छोटी छोटी बातें परीक्षाओं में इससे बहुत प्रश्न बन जाते हैं।
कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस बात को स्पष्ट रखना है कि किस साहित्य के किस कालखंड में किस भाषा का जो प्रयोग रहा है, साहित्य लिखा गया है, वो किस भाषा में अधिक लिखा गया है, और उसी को आधार मान करके उस भाषा का स्वर्णकाल कह दिया गया है। जैसे रीतिकाल को हम लोगों ने ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कह दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। आधुनिक काल में, आधुनिक काल का जो प्रारंभिक दौर रहा है, जिसे भारतेंदु काल कहा गया है, भारतेंदु काल में तो ब्रज भाषा की कहीं ना कहीं छुटपुट रचनाएं मिलती है। देखिए, ब्रज भाषा में पद्य साहित्य लिखा गया था दोस्तों, लेकिन पद्य साहित्य लिखने के लिए भारतेंदु काल से ही तो खड़ी बोली पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। भारतेंदु काल से ही कई सारी रचनाएं लिखी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ये भी हमें ध्यान रखने की है कि भारतेंदु काल में खड़ी बोली का उदय जरूर हो रहा था, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से खड़ी बोली में साहित्य नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे जब द्विवेदी काल आया, चूंकि खड़ी बोली ने अपनी जड़ें भारतेंदु काल में ही डाली थी, लेकिन जब पूरी तरीके से उसे विस्तृत अपना एक साहित्य के रूप में विस्तृत साहित्य के रूप में आने के लिए उसे समय लग गया, और द्विवेदी काल तक आते आते खड़ी बोली अपने पूरे रूप में साहित्य के क्षेत्र में आ चुकी थी। तो कह सकते हैं कि खड़ी बोली का जो स्वर्णकाल है वह द्विवेदी काल है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है नागरिक विचारणी सभा से, और यही वो पत्रिका थी जिसने खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। यहाँ तक हुआ। इसके बाद जितने भी कालखंड रहे, सब में खड़ी बोली का ही साहित्य लिखा जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रवृत्तियों को लेकर के सामाजिक प्रवृत्तियां रही है, ऐसी साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती थी, और जिनके आधार पर हम लोगों ने इनका नामकरण किया है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास का एक प्रारूप देख लिया है कि हमें इसे किस तरीके से पढ़ना है, कितने कालखंडों में पढ़ना है, और इनके कालखंडों की समय सीमा क्या है। अगले सत्र में हम लोग आदिकाल पर चर्चा करेंगे। आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या रही है, इनके मुख्य कवि कौन से हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए जुड़े रहिए साहित्य अध्ययन मंत्र से, और अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्र में हम लोग। नमस्कार।